हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे, फिट और फाइन होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वीडियो तिब्बत के बारे में है। आपने कभी भी ये बात नहीं सुनी होगी कि तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन उड़ता है या फिर कोई हवाई जहाज़ हो जो पैसेंजर को ले जाता हो, वो तिब्बत के ऊपर से जाता है। मैंने कभी नहीं सुना, शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा। इसका रीज़न क्या है? क्या चाइना ने तिब्बत का एयर स्पेस बंद कर दिया है पूरी दुनिया के लिए? चाइना रोकता है या कोई और कारण है? आज हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और वीडियो का टाइटल है कोई भी जहाज़ तिब्बत के ऊपर से क्यों नहीं उड़ता। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिए। पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ते, या फिर ये कि सीमेंट कैसे बनता है, या ये कि फांसी देते वक्त जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको फैक्टिफाइड करने के लिए ऐसे ही कुछ दांसू और इनक्रेडिबल फैक्ट्स लेकर हाजिर हैं। तो एक बार फिर बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि केले के फल में बीज नहीं होता, लेकिन अगर केले में बीज नहीं होता तो फिर केला उगता कैसे है? क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है? दोस्तों, केले के बीज केले के पौधे के नीचे होते हैं और एक केले के पौधे में से 3 से 5 बीज निकलते हैं, जो किसान निकाल कर फिर बो देते हैं, जिससे केले का पेड़ उगता है। क्या आप जानते थे? नहीं जानते थे तो वीडियो को लाइक कर देना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक 2 ग्रहों के बीच की दूरी को कैसे मापते हैं? जैसे कि पृथ्वी से सूरज की दूरी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में आज से 400 साल पहले ही इंसान ने इस दूरी को सटीकता से माप लिया था। 1653 में क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को माप लिया और ये कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने मदद ली वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के फेजेस की। अर्थ, वीनस और सन के बीच बनी ट्रायंगल के एंगल्स जानने के लिए उन्होंने वीनस के फेजेस को स्टडी किया और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने ये दूरी बताई 15.2 करोड़ किलोमीटर। लेकिन प्लैनेट्स के बीच की दूरी मापने का सबसे ज्यादा श्रेय इटालियन मैथमेटिशियन जियोवानी कैसिनी को जाता है, जिनके नाम पर सैटर्न पर प्रोब भी भेजा जा चुका है। इनका पूरा नाम था जियोवानी डोमिनिक कैसिनी और इनका जन्म इटली में 1625 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पैरालैक्स की मदद से मंगल और बुध ग्रह की पृथ्वी से दूरी मापी, लेकिन सूर्य की पृथ्वी से दूरी मापने के लिए हम पैरालैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, आज हमारे पास रडार तकनीक है। अब किसी भी ग्रह की दूरी हम आसानी से माप सकते हैं। इसके लिए हम रडार का सिग्नल पृथ्वी से उस ग्रह पर भेजते हैं और फिर जब रडार सिग्नल वापस आता है तो सिग्नल जाने और आने में लगने वाले समय की मदद से हम उसकी दूरी मापते हैं। चूंकि इन सिग्नल्स की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट से अपनी दूरी आसानी से बहुत कम समय में माप सकते हैं। प्लेन्स और मिसाइल्स में भी रडार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए दोस्तों, पृथ्वी से दूसरे ग्रहों की दूरी मापना अब बहुत आसान हो चुका है। अभी तक तो ये सफर अच्छा चल रहा है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले अगर आप ऐसे अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो फैक्टिफाइड हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3। ये फैक्ट सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से कोई भी प्लेन कभी नहीं उड़ता? लेकिन उससे पहले कि हम इसके कारणों पर ध्यान दें, हम तिब्बत के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। दोस्तों, तिब्बत चीन का एक ऑटोनॉमस रीजन है। ये चीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और ये भारत के साथ पश्चिम में बॉर्डर साझा करता है। तिब्बती पठारिया प्लेट्यू दुनिया में सबसे ऊंची जगह है और तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की छत भी कहते हैं। ये हिमालयन पर्वत श्रृंखला में आता है। इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है और इसमें एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा जैसे कई 8000 प्लस मीटर वाले पहाड़ भी मौजूद हैं। ये जानकारी आपको ये समझने में मदद करेगी कि एयरलाइन कंपनीज तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरने के लिए तैयार क्यों नहीं होती। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए उच्चतम ऊंचाई 28 से 35,000 फीट या फिर 8000 मीटर ही है, लेकिन यहाँ 8000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ फ्लाइट्स के लिए एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। दूसरा कारण तिब्बत का समुद्र तल से हाई एवरेज एलिवेशन है। हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल की 4 परतें हैं और पृथ्वी के सबसे करीब ट्रोपोस्फेयर है, जो जमीनी स्तर से 7 मील ऊपर तक जाती है। हिमालय ऑन एन एवरेज 5 मील की ऊंचाई पर है।
तिब्बत हमारे एटमॉस्फेयर में एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जहां एक लेयर दूसरे से मिलती है। अधिकांश विमान ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा में उड़ते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर की निचली परत में उड़ान भरने की सलाह सिर्फ तब दी जाती है जब आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो। तो दोस्तों ये थे वो मुख्य कारण जिस वजह से तिब्बत के ऊपर से विमान नहीं उड़ते। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों यूट्यूब पर डेस्पासितो सॉन्ग सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला म्यूजिक वीडियो है जिस पर 6.5 बिलियन व्यूज हैं। ये म्यूजिक वीडियो अमेरिकी आर्टिस्ट लुई फॉन्सी के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया से वो पहला यूट्यूब म्यूजिक वीडियो कौन सा है जो 1 बिलियन के मार्क को छूने वाला है? नहीं जानते ना, इसीलिए तो हम आपको फैक्टिफाई करने आते हैं। तो दोस्तों वो पहला इंडियन म्यूजिक वीडियो जो 1 बिलियन पहुंचने वाला है वो एक पंजाबी गाना है जो शायद आपने भी कभी ना कभी सुना हो। टी सीरीज अपना पंजाब यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड इस गाने का नाम है लौंग लाची और इसे गाया है मन्नत नूर। सभी दोस्तों को ये बता के इम्प्रेस करो। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये फैक्ट उन हिंदुस्तानियों के लिए है जो देश विदेश में अपने तिरंगे की इज्जत बढ़ाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साल 2005 में स्विट्जरलैंड की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। ये किसी भी इंडियन हेड ऑफ स्टेट का 30 साल बाद स्विट्जरलैंड का दौरा था। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके आने पर स्विट्जरलैंड की सरकार ने 26 मई को, जिस दिन वो वहां पहुंचे थे, नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया। स्विट्जरलैंड ने कलाम साहब को इंडियन मिसाइल प्रोग्राम का फादर बताया। स्पीच भी बहुत जबरदस्त साइंस है और टेक्नोलॉजी में वहाँ की संसद में दी हुई एक्सपीरियंस के चलते ही उन्हें ये सम्मान दिया है ना। हम भारतीयों के लिए कितने गर्व की बात। ऐसे ही हमने आपको पिछली वीडियो यानी कि फैक्टिफाइड एपिसोड 25 में बताया था कि शिकागो अमेरिका में एक रोड स्वामी विवेकानंद के नाम पर है। आप हमारे सभी एपिसोड्स देख भी रहे हैं। खैर फैक्ट नंबर 6, दोस्तों सीमेंट जिसे हम मकान दुकान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं किस चीज से बनता है? अगर आपको पता है तो अभी इस वीडियो को यहीं पॉज करके नीचे कमेंट्स में बताएं। नो चीटिंग। फिर देखते हैं आप सही हैं या गलत। बहरहाल सीमेंट कैल्शियम, सिलिकॉन, लोहा और एल्यूमिनियम को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करके बना हुआ एक केमिकल मिक्सचर होता है। सीमेंट बनाने के लिए इन कच्चे केमिकल्स को सीमेंट बनाने वाली मशीनों में गर्म करके महीन पाउडर में बदल दिया जाता है। फिर जब इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो ये कठोर हो जाता है और इसी को हम सीमेंट कहते हैं। सीमेंट भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट होता है जो एक हाइड्रोलिक सीमेंट यानी कि पानी डालने पर जमने वाला होता है। दोस्तों सीमेंट को बनाने में ये सभी केमिकल्स लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सीमेंट में सबसे ज्यादा चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसकी मात्रा लगभग 60 से 67% तक होती है। फैक्ट नंबर 7, अब दोस्तों बात करते हैं कोहिनूर हीरे की जो आज क्वीन एलिजाबेथ के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का ये बेशकीमती हीरा हमेशा से अंग्रेजों की महारानी के पास नहीं था। कोहिनूर हीरे के मालिक समय के साथ बदलते रहे। हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से महाभारत काल में कोहिनूर हीरा पांडवों के पास था। जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा तब वह ये हीरा अपने साथ ले गया। फिर शाह शुजा के बुरे दिन आने पर महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया। बाद में सिखों की अंग्रेजों के साथ संधि होने पर सिखों ने इसे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया और आज क्वीन एलिजाबेथ II इसकी मालकिन है। कई बार अंग्रेजों से कोहिनूर वापस लेने की बात कही जाती है, लेकिन ऐसा हो पाएगा इसके चांसेस बहुत कम हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि OTP अमेरिका में $60,000 के एक फ्रॉड के बाद एक सिक्योरिटी फीचर के रूप में शुरू हुआ। दरअसल 2008 में अमेरिका के एक वकील के बैंक अकाउंट से किसी ने $60,000 निकाल लिए। जब उसे इस बात की जानकारी मिली तो वो इसकी जांच में जुट गया। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि ऐसी हरकत पहले भी 6 अलग अलग लोगों के साथ हो चुकी है। ये काम एक जापानी लड़के का था। इस केस के बाद सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल होने लगा, जिसने इन ट्रांजैक्शंस को और सिक्योर बना दिया। OTP की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो कोड जनरेट होता है वो कुछ सेकंड्स के लिए ही वैध रहता है और फिर वो एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा इसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लैंडिंग के वक्त हवाई जहाज की लाइट को कम कर दिया जाता है और ऐसा करने के पीछे वजह भी है। अक्सर आपने भी देखा होगा जब हम अंधेरे कमरे से लाइट वाली जगह पर जाते हैं तो कुछ टाइम हमारी आंखों को एडजस्ट करने में लगते हैं। ऐसा तब भी होता है अगर हम लाइट वाली जगह से अंधेरे कमरे में जाएं। प्लेन लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम अक्सर प्लेन लाइट्स को कम कर दिया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है
ताकि अगर लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम जब प्लेन क्रैश होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, अगर प्लेन में इमरजेंसी एग्जिट करनी हो तो उसके पहले ही पैसेंजर्स की आंखें लाइट में एडजस्ट हो जाएं और वो आसानी से इमरजेंसी एग्जिट की पहचान कर सके। क्या कुछ नया सीखा? फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तो उस समय फांसी देने वाला जल्लाद अपराधी के कान में फांसी देने से पहले कुछ कहता है और इसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि फांसी देते वक्त जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? तो दोस्तों, फांसी देने से कुछ टाइम पहले जल्लाद अपराधी के कान में धीरे से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। इसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर मरने वाला कैदी हिंदू होता है तो जल्लाद उसको राम राम बोलता है और अगर मरने वाला व्यक्ति मुस्लिम हो तो जल्लाद उसको आखिरी सलाम भी करता है। फैक्ट नंबर 11। यूं तो रोने का सीधा सा मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू भी ना निकले? जी हाँ, ऐसा भी होता है। एक न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। ऐसा उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस उम्र तक उसके लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी कि आंसू की ग्रंथियां विकसित नहीं हुई होती और इसी वजह से उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर किए शोध और रेडियम की खोज के लिए दुनिया भर में एक कामयाब वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन आप शायद ये न जानते हो कि जिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर वो रिसर्च करती थी वही उनके मरने का कारण भी बने। जी हाँ, ये एक दर्दनाक कहानी है, क्योंकि एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से मैरी क्यूरी एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी से ग्रसित हो गई, जिसने उनकी जान लेकर ही छोड़ी। यहाँ तक कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। अब उनके मरने के लगभग 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें एक लेड बॉक्स में रखा गया है। अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। और दोस्तों, ये आखिरी और बोनस फैक्ट स्पेस लवर्स के लिए। दोस्तों, आसमान में हमें लाखों करोड़ों तारे दिखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा या स्टार कौन सा है? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। VY कैनी मेयोरी नाम का स्टार हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारा है। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये हमारी ही गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे में ही है। ये तारा हमारे सूर्य से कम 2000 गुना बड़ा है। ये तारा कैनी मेयोरी तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है और इसी के नाम पर इसका नाम कैनी मेयोरी पड़ा। इस तारामंडल में 32 तारे हैं, जिनमें से 4 तो ऐसे हैं जिनकी कुछ ग्रह परिक्रमा करते भी मिले हैं। VY भी इन 4 तारों में से एक है। तो देखा तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, पूरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो था। मेरी पहली नज़र थी इस वीडियो में कि तिब्बत के ऊपर से जहाज़ क्यों नहीं उड़ते। मुझे पहले इस रीज़न लगा था ये कि शायद चाइना ने बंद किया हो, क्योंकि वहाँ पे चाइना ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है तिब्बत के ऊपर। और वीडियो में ऑटोनोमस रीज़न बोला, शायद ठीक है, उनकी सोच हो सकती है, पर एक अलग देश है चाइना और तिब्बत एक अलग देश है। तिब्बत के ऊपर चाइना का ज़बरन कब्ज़ा है, कोई लीगली नहीं है, या फिर तिब्बत के लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं गए थे, उन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था। और रीज़न अलग ही निकला, जैसे मेरी सोच थी ऐसा नहीं था, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई इतनी बड़ी है तो जहाज़ उस ऊंचाई पे उड़ नहीं सकते, या फिर उड़ेंगे फिर भी पता नहीं ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएँ हैं हिमालय में, तो वहाँ से प्लेन जाना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात करते सीमेंट के बारे में, मुझे भी ऐसा लगता था कि चूना और पत्थर को पीस के सीमेंट बनता है, पर मैं गलत निकला। सीमेंट के लिए तो बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, आज पता चला। तीसरी बात, केले का बीज, सच में ये बात मैंने भी कभी सोची नहीं कि केले का बीज कहाँ पे होता है। केले में तो बीज नहीं होता, जो जंगली केले होते हैं उसमें बीज होता है, पर जो हम केला खाते हैं बाज़ार से ख़रीद के, उसमें कोई बीज नहीं होता है। तो केले का बीज उसके रूट में होता है, नीचे होता है, ये आज पहली बार पता चला। और चौथी सबसे अच्छी और सबसे अजीब सा लगा मुझे मैडम मैरी क्यूरी के बारे में। वो रेडिएशन से तो उनकी मौत हो गई,
शायद उनको उस वक्त पता भी हो कि उनको रेडिएशन से बीमारी हो गई है, फिर भी उन्होंने रिसर्च किया और आज सबके लिए वो फ़ायदेमंद है। पर उनकी जितने भी यूज़ में आई किताबें या फिर उनके कपड़े, वो 1500 साल बाद खोले जाएंगे और अब भी उसमें रेडिएशन है 100 साल बाद, और 1500 साल मतलब 1600 साल, पता नहीं 1600 साल कितना टाइम और वो कब आएगा। बहुत ही मतलब जिस वक्त उसको खोला जाएगा उस वक्त क्या बोल सकते, वो क्या सोच होगी उन लोगों की, मतलब अभी सोचना भी मुश्किल है। तो पूरा ये था वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो था। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय